तो लंच टाइम में सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान रेमल की, जो कल रात बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के बाद आगे बढ़ चुका है। लेकिन तूफान की वजह से कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कई शहरों में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवाओं से कई पेड़ भी उखड़ गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील सी हो गई हैं। हालात को सामान्य करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राहत कार्यों की अगुवाई कर रहे हैं ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। हालांकि अब रेमल और हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन बारिश का रेड अलर्ट अभी भी जारी है। मतलब रेमल की वजह से भारी बारिश का दौर आगे भी जारी रह सकता है। कल से बंद कोलकाता एयरपोर्ट भी अब उड़ानों के लिए तैयार है। कई जगहों की उड़ानें संचालित भी होने लगी हैं। हालांकि लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। जब आसमान से कुदरत ने चुनौती पेश की तो इस चुनौती का जवाब कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने दिया। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान रविवार रात को जमीन से टकराया। तूफान के टकराने से पहले ही कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। इन जवानों ने अपने हौसले से पश्चिम बंगाल के लोगों को तमाम मुसीबतों से बचा लिया। सावधान सावधान सावधान, समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। जब कुदरत ने रेमेल तूफान के शक्ल में चुनौती दी तो कोस्ट गार्ड के जवानों ने हौसले के साथ इसका मुकाबला किया। रेमेल की आहट मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर के आसपास के इलाकों में मोर्चा संभाल लिया। डॉर्नियर विमान में सवार होकर कोस्ट गार्ड के जवान तूफान की चाल पर नजर बनाए हुए हैं। रेमेल तूफान और उससे प्रभावित होने वाले इलाकों की बड़ी बारीकी से निगरानी की जा रही है। कोस्ट गार्ड्स के जवान विमान से ही लोगों को समंदर तट से दूर जाने की हिदायत दे रहे हैं। मछुआरों को भी फौरन बंदरगाह की तरफ जाने का संदेश दे दिया गया है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान। इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि रविवार रात तूफान के समंदर तट तक पहुंचने से पहले ही ज्यादातर इलाके खाली करा लिए गए। तूफानी हवाओं ने अपना असर तो दिखाया, लेकिन गनीमत रही कि इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तूफान के जमीन से टकराते ही पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी कोस्ट गार्ड के जवान लाइफ बोट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ तैयार हैं। कोस्ट गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान भी इस तूफान से निपटने के लिए एक्शन में हैं। दक्षिणी बंगाल में तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। और यहाँ पर पूर्व मिदनापुर की अगर मैं आपको बात करूँ तो जैसे जिस बात की राहत की जो सबसे बड़ी बात है और सुकून दे सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा की स्थिति में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था लिया गया, एनडीआरएफ की टुकड़ी जिस तरीके से मौजूद की गई और समय रहते लोगों को शेल्टर होम में जैसे पहुंचाया गया, उसके चलते जान माल का नुकसान कम हुआ है। जो खबरें हमें मिल पा रही है पूर्व मिदनापुर, जहां पर आशंकाएं थी कि यहां पर भी काफी सारे जो है जो तहस नहस ये चक्रवाती तूफान वो करेगा, लेकिन अभी तक जो खबरें हमें मिल पा रही है पूर्व मिदनापुर में किसी भी तरीके से नुकसान की खबर नहीं है। रेमेल की तूफानी हवाओं ने तमाम पेड़ों को उखाड़ दिया, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों ने रात के वक्त ही इन पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया। रात से लेकर सुबह तक ये टीमें लगातार पेड़ हटाकर रास्ता साफ करती रही ताकि रेस्क्यू की रफ्तार धीमी न पड़े। रेमेल तूफान ने आसमान से जो चुनौती पेश की, उस चुनौती का जवाब इन जवानों ने अपने बुलंद इरादों से दिया है। ये कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि अगर हौसले मजबूत हों तो कुदरत की चुनौतियों का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के बाद रेमल तूफान उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग का अनुमान भी है कि ये धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन प्रभावित इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। साथ ही साथ प्रशासन ने राहत के लिए मोर्चा भी संभाल लिया है। सड़क पर गिरे पेड़ों को हटा के रास्ता खोला जा रहा है। जल जमाव को भी क्लियर किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
जब से रिमेल तूफान ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दी है, तेज हवाओं और बारिश से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। रास्तों पर पानी का जमाव है तो कहीं पेड़ गिर पड़े हैं। लेकिन लोगों ने तूफान को हराना शुरू कर दिया है। कोलकाता में नगर निगम की टीम पेड़ों को रास्ते से हटाने में लगी है, तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद ही लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की अगुवाई कर रहे हैं। जहां जहां पर भी पेड़ उखड़ गए थे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उन जगहों पे उन पेड़ पौधों को, उन पेड़ों को हटाया गया। एक दृश्य हमारे सामने है, ये पेड़ सामने ये गिरा था लेकिन इसको रास्ते से हटा दिया गया है। और अगर इस पेड़ को देखें तो समझ में आएगा कि उसके डालियों को काटा भी गया है ताकि रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड ना रहे। फिलहाल पानी की स्थिति ऐसी ही है कोलकाता के बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि भारी बारिश जो है वो टाइम एंड अगेन वो आता ही जा रहा है। बारिश कभी कमता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। आईएमडी के अनुसार कोलकाता में आज सारा दिन बारिश जो है वो चलेगा। तूफान की पूर्व सूचना पर जैसे समंदर के किनारे से लोगों को हटाया गया, उसी तत्परता के साथ कल दोपहर से ही कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। लेकिन तूफान के टकराने के बाद से हालात बेहतर हो रहे हैं और कई जगहों की फ्लाइट्स को रवाना किया जा रहा है। परेशानी कुछ नहीं है। कल मेरा फ्लाइट था, वो डिले हो गया था और एयरपोर्ट वालों ने इन्फॉर्म कर दिए थे कि मंडे को फ्लाइट होगा, लेकिन टाइम थोड़ा अभी भी डिले चल रहा है। तो नाउ आई गॉट अपडेटेड 11:45 लास्ट अपडेट। प्राकृतिक आपदा से पैदा हुए हालात को लोग समझ रहे हैं और अपना पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्लाइट्स के डिले होने की सूचना पहले ही दे दी गई थी, जिससे उन्हें परेशान नहीं होना पड़ा। अभी ये साइक्लोन की वजह से डिले हुआ है, बट अभी ये नेचुरल कैलामिटी है, कुछ कर तो नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे ब्रदर का फ्लाइट कैंसिल हुआ, हमारा कैंसिल नहीं हुआ, हमारा डिले हो गया है। चक्रवात के टकराने के साथ ही बंगाल और उत्तरी ओडिशा के कई जिलों, असम और मेघालय में भारी बारिश हो रही है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में आज और कल यानी 27-28 मई को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम में तट से टकराने के बाद तूफान भले ही लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन बारिश कई जिलों में जारी रहेगी। मौसम विभाग का माने तो आज शाम तक पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में जो है रेड वार्निंग जो डिपार्टमेंट की तरफ से वो दी गई है, वो लगातार तेज बारिश की वार्निंग है। और अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना के कई इलाके में जलभराव की स्थिति है। इसके अलावा कई जगह पर पेड़ भी उखड़ चुके हैं। जैसे जैसे तूफान रिमेल का असर कम हो रहा है, बचाव दल सूचना के आधार पर उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां लोग फंसे हुए हैं या सड़क पर गिरे पेड़ों की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। वहां से भी पेड़ों को काटकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। रिमेल तूफान के बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां और सरकार ने काफी तैयारी की थी, जिसकी वजह से नुकसान काफी कम हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर लोगों को घर में रहने की सलाह दी थी। पूर्वानुमान की वजह से बांग्लादेश में भी तटीय इलाके से 8 लाख से ज्यादा लोगों को समय रहते हुए स्थापित कर दिया गया था, जिससे वहां भी नुकसान कम होने की खबर है। केंद्र सरकार भी इस प्राकृतिक आपदा पर पैनी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा से निपटने के लिए राहत कार्यों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिदनापुर से ऋतिक मंडल और कोलकाता से सूर्योग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हर जरूरी कदम जो सरकार उठा सकती थी वो इस मौके पर उठाया गया है, जिसकी वजह से जो राहत बचाव है वो भी चल रहा है, साथ ही साथ नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और ज्यादा जानकारी देने के साथ अनुपम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या सब कुछ सेफ जोन में है या फिर अभी भी कुछ हिस्से हाई अलर्ट पर हैं?
जी देखिए, सबसे पहले आपको साइक्लोन का अपडेट दे दे कि साइक्लोन जो है वो उसका जो खतरा था वो टल चुका है। अब डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है साइक्लोन। जो हवाओं से खतरा हो सकता था वो तो अब नहीं है, लेकिन बारिश अभी लगातार हो रही है। हालांकि जो कल से लगातार बारिश हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है और हो सकता है शाम तक और ज्यादा कमी आ जाए। और इस वक्त हम लोग एक साइक्लोन शेल्टर में आए हुए हैं, क्योंकि काफी लोगों को स्थानांतरित किया गया है उनके घरों से। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान आने से पहले जो लो लाइन एरिया में रहते थे वहां से निकाला गया था। तो ये फ्रेजरगंज इलाके का एक साइक्लोन शेल्टर है जहां पर इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो कल से ही यहां पर रह रहे हैं। अब उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है, यहां पर क्या स्थिति है फिलहाल। खाना पीना मिल रहा है आपको, पानी मिल रहा है? नहीं, वो मेरा मेंबर से खाना पीना देगा। हाँ। वो भी खाएगा। हाँ। वो और में कोई दूसरा कुछ नहीं खाना आएगा इधर। यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट, नहाने की कोई व्यवस्था है? लाइट, पंखा कुछ है? कुछ भी नहीं है इधर। वो लैट्रिन कचरा हो गया, इसलिए इधर कारण भी नहीं आएगा। और खाने का पानी जल में नहीं है, वो फुल समस्या इधर है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर महज कुछ महीनों के बच्चे हैं जिनको लेकर यहाँ पर महिलाएं अपना किसी तरह यहाँ दिन गुजार रही हैं, क्योंकि इनके जो घर है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। किसी का घर आधा डूब चुका है, किसी का घर लगभग पूरा डूब चुका है। और ये स्थिति है जो साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं दक्षिण 24 परगना में। उनकी 1 लाख के आसपास लोगों को लाया गया था। उनमें से बहुत सारे लोग अब वापस जा चुके हैं क्योंकि उनके घरों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर जो लोग हैं, हर साल इनको यही हालत झेलनी पड़ती है। जब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, उनको अपने घर से हाथ धोना पड़ता है। और इन सबके घर कच्चे घर हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं, बेहद कच्चे घर हैं, लो लाइन एरिया में रहने वाले लोग हैं। परमानेंट घर आज तक इनको नहीं मिल पाया है। चाहे सरकारी आवास की योजना पर हर कोई सरकार जोर देती रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा है जहां रूरल एरियाज में अभी भी लोगों के पास पक्के घर नहीं है। और जब इस तरह की कठिनाई आती है, जब साइक्लोन आता है, तब इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। अनुपम, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? जी अनुपम, सवाल मेरा ये है कि जिन भी लोगों से आपने बातचीत की, खतरे को देखते हुए इनको दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंचा तो दिया गया, लेकिन वहां पर जिस तरीके की अव्यवस्था है उससे लोग परेशान हैं। तो क्या सरकार की तरफ से या कोई जांच एजेंसियों की ओर से, टीम्स की ओर से, क्या वहां पर इनको कोई व्यवस्था नहीं मुहैया कराई जाएगी, या फिर कब इनको वापस किसी अच्छी जगह पर पहुंचाया जाएगा, इसका कोई अपडेट है? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो लोग हैं इनके ज्यादातर घर फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं। अब इनको इंतजार करना होगा जब तक इनके घरों से पानी नहीं निकल जाता, वो रहने लायक स्थिति में नहीं आ जाते हैं। और जहां तक सरकार की बात है, तो इनसे हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इन्हें यहां पर लाकर छोड़ दिया गया है। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। खाना पीना जो है स्थानीय लोग, यहाँ के जो पंचायत मेंबर्स हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की। यहाँ पर पंखा तो है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि तूफान आया था उसकी वजह से। अब ऐसे में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। बाथरूम और टॉयलेट्स की जो हालत है वो भी बहुत खराब हालत में है यहाँ पर। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, इनको बेहतर करना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं पहले ही बता रहा था कि इनके पास, सबके पास कच्चे मकान है, पक्के मकान बिल्कुल भी नहीं है। तो उस स्थिति से कब उभरेंगे इनको खुद नहीं मालूम है। और हर साल जब भी साइक्लोन आता है, इनको ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल अनुपम, देखिए, कुदरत की अव्यवस्था के सामने ये व्यवस्था तो फिर भी ठीक है, लेकिन सुनने में आया है कि एयरपोर्ट व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त कर दिया गया है। सड़कों से पेड़ जो हैं गिरे हुए वो हटाए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमें लगातार इस बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने बात की अनुपम से, तो एक बात तो समझ में आती है कि तमाम इंतजाम जो किए जा सकते थे वो अपनी ओर से, सरकार की ओर से किए गए हैं और व्यवस्थाओं को भी सुचारू कर दिया गया है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरीके से वहां पर ठीक नहीं है।
चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत में पड़ रही बेतहाशा गर्मी की। देश का गर्मी का मीटर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास पारा 55 डिग्री के पार हो चुका है। इस भीषण गर्मी में मशीन तक काम करना बंद कर देती है, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से वहां तैनात हैं। वहां कितनी गर्मी है, डेमो के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है। जवानों ने रेत पर पापड़ सेक कर दिखाया है, गाड़ी के बोनट पर रोटी बनाकर दिखाया है। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको जवान नजर आएंगे जो कि रेत पर पापड़ सेक कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पारा वहां पर कितना ज्यादा है। दूसरी तस्वीर मरुभूमि की, जहां पर 55 डिग्री के पारे में जमीन पे ही यानी कि रेत पर ही ऑमलेट सिक जा रहा है। और लगभग ऐसी ही जैसलमेर की ये तस्वीर सामने आई है जहां गाड़ी के बोनट पर रोटी सिक जा रही है। कार की बोनट पर रोटी सिक रही है तो रेत पर पापड़ सिक रहा है, और तो और बिना आग चूल्हे के ऑमलेट भी तैयार हो रहा है। भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर गर्मी किस कदर प्रचंड है, किस हद तक आसमान से आग बरस रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। पारा इतना हाई है कि तापमान मापने वाला यंत्र भी फेल है। फिलहाल यहाँ का तापमान 54 से 56 डिग्री के बीच है, लेकिन 56 डिग्री के पार जाने पर यंत्र की स्क्रीन भी काम करना बंद कर काली पड़ जाती है। भारत पाक सीमा पर गर्मी का आलम इतना खतरनाक है कि वाकई सचमुच कहर बर्बादी गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी। मतलब पूरे जवान जो है बुलंद हौसलों से ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह है झकझोर के रख दिया है। ऐसा तापमान की जो है खाने पीने की चीजें भी इस गर्मी से बनने लगी है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी का बोनट है, पीछे भारत पाक सीमा है और ये रोटी भी पकने लगी है। मतलब इतना भयंकर तापमान 55 डिग्री से भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमारे थर्मामीटर ने भी काम करना बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिया है। काला पड़ गया है, 55 डिग्री के बाद थर्मामीटर भी काला पड़ गया है। और ये देखिए ये रोटी भी सिकनी शुरू हो गई है। इस भीषण गर्मी के बावजूद सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों का जोश हाई है। जलते रेतीले अंगारे पर बीएसएफ के जवान दिन रात ड्यूटी में मुस्तैद हैं। इनके बुलंद हौसलों और जज्बे के आगे मानो गर्मी ने भी हार मान ली हो। हमारी ट्रेनिंग और हमारी देश की रक्षा के लिए जज्बा, हम ये वर्दी पहनने के बाद में चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो हम उसको झेल लेते हैं। हमारे दिल में सिर्फ एक ही होता है कि हम अपने देश की सुरक्षा करना है, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर सतत प्रयत्नशील रहना है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तारबंदी के पास ये मुरार पोस्ट है, जहां हमारे जवान दिन रात पेट्रोलिंग करते हुए सरहद की सुरक्षा में खुद को झोंके हुए हैं। दुश्मन से लड़ने के लिए तो हाथ में गन है, लेकिन आसमान से आग बरसाते शोले का सामना करने के लिए इनके सिर पर टोपी, चेहरे पर पटका, पानी की बोतल और आंखों पर गोगल्स हैं। बावजूद इनके हौसलों में कोई कमी नहीं। यहाँ पे बता दिया कि राजस्थान में जब ट्रेनिंग दी जाती है हम लोग को ये सिखलाई जाती है कि कोई मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हम लोग के जज्बात के लिए समय मौसम में अपने आप ढल जाते हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं। कोई इसमें शक नहीं है कि यहाँ पर तापमान 55 से 56 डिग्री है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग की जो सिखलाई है वो इसी प्रकार की है कि किसी भी मौसम में हर मौसम की हमें सिखलाई दी जाती है और उसी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। जवानों को हर मौसम परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। कठिन से कठिन मौसम और हालात से लड़ने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यही वजह है कि लद्दाख की हड्डियां गलाने वाली ठंड का जैसे ये हंसते खेलते सामना करते हैं, वैसे ही चिलचिलाती गर्मी से बखूबी लड़ना भी जानते हैं। यहाँ तक कि पुरुषों के साथ साथ महिला जवान भी सूरज को चुनौती देते हुए पूरी शिद्दत के साथ ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे गर्मी है और हम गर्मी के लिए पर लेकिन अपनी वर्दी के लिए तैनात अपनी सीमा पर खड़े रहते हैं। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हमें सिखलाई है हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार खड़े हैं अपनी सीमा पर। दिक्कत कुछ भी हो, बिच्छू वगैरह कुछ भी हो, लेकिन जब वर्दी पहन लिया तो फर्ज है वो करेंगे। हम सीमा पे तैनात खड़े हैं, हम देशवासियों के लिए सेवा के लिए तैयार हैं। यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए तो 50 डिग्री के ऊपर ही रहता है, फिर भी यहाँ की महिलाएं मेल के बराबर ड्यूटी कर रही है। जहाँ तक ये सिविल में है वहीं तक ये सिर्फ फीमेल है, बॉर्डर पे आने के बाद में ये फीमेल मेल के बराबर है। प्रचंड गर्मी से जवानों के बचाव के लिए भी इंतजाम किए गए हैं।
हीट स्ट्रोक या लू लगने पर जवानों के लिए एसी रूम बनाए गए हैं। साथ ही नींबू, पानी, प्याज और ग्लूकोज हमेशा साथ रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इससे बचाव के लिए हमारे पास भरपूर साधन भी हैं। जैसे हम जवानों को पटका, गोगल्स, इनके हर एक के पास नींबू, ग्लूकोन डी, पानी का बोतल। टेम्परेचर 50 से 55 के बीच में है, लेकिन हम यहाँ पे एहतियात बरतते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना और ग्लूकोज वगैरह साथ रखना। इसमें कोई शक नहीं कि जवानों का जोश हाई है, जज्बा भरपूर है, हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में आसमान से आग बरसा रहा सूरज भी हर दिन इनका कड़ा इम्तिहान ले रहा है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं राहत की बारिश, जो देश की कुछ ऐसी जगहों पे हुई जहां गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। पिछले कई दिनों से गर्मी की तपिश और हीट वेव से यहां रह रहे लोग परेशान थे, मगर जैसे ही यहां तेज हवाओं के साथ बदरा बरसे, गर्मी से अजीज आए लोगों के चेहरे खिल गए। जहां चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों का खतरनाक कॉम्बो कई राज्यों में परेशानी का सबब बना हुआ है, ऐसे में कुछ इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने गर्म मौसम का मिजाज थोड़ी देर के लिए बदल दिया। तपती धरती को बारिश की बौछारों ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी। तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। बारिश से पहले भट्टी की तरह तप रहे रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी रही होगी, मगर जब तेज हवाओं के साथ यहाँ बारिश हुई तो बढ़ता तापमान एकाएक नीचे आ गया। जोधपुर में 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। शहर में उमस से लोगों के बुरे हाल हो गए। ऐसे में रविवार को मौसम ने करवट ली, बारिश और अंधड़ का दौर चला तो चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं बीते 15 दिनों से भयंकर गर्मी झेल रहे महाराष्ट्र के वाशिम में भी तेज हवा के साथ राहत वाली बारिश की जबरदस्त फुहारें बरसी। हालांकि गर्मी से राहत के साथ वाशिम के चांडस, धावंडा और दूसरे गांवों में कुछ नुकसान भी हुआ। तेज हवा ने यहां के शिरपुर गांव में दरअसल जैन समुदाय के एक मंदिर में लगा भोजन मंडप ही तहस नहस कर डाला। मगर पिछले दिनों विदर्भ के तापमान में जिस तरह से इजाफा हुआ, चिलचिलाती धूप और लू ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था। ऐसे में बेमौसम बारिश ने गर्मी से हलकान लोगों के चेहरे जरूर खिला दिए। महाराष्ट्र के अकोला में भी चिलचिलाती धूप की तपिश के बाद मौसम ने करवट ली। तूफानी हवा के साथ बादल खूब बरसे, लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली, मगर यहाँ भी कुछ ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान के छप्पर उड़ गए, जिस वजह से कई किसान परिवारों को नुकसान हुआ। मई बीतने वाला है, जून आने को तैयार है। गर्मी के बढ़ते मिजाज के बीच मानसून आने का भी इंतजार है, मगर उससे पहले देश के ऐसे कई इलाकों की तपती धरती पर अगर बादल बरस रहे हैं तो ये किसी सौगात से भी कम नहीं। जाहिर है इस प्री मानसून सीजन की कई भौगोलिक और मौसमी वजह हो सकती हैं, जिससे ये बेमौसमी बारिश तपते इलाकों में बड़ी राहत देकर जा रही है। महाराष्ट्र के वाशिम से जका खान और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस तैयार करके स्वच्छ ऊर्जा में मील का पत्थर हासिल किया है। ये पहल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देते हुए जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सेना प्रमुख मनोज पांडे ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इस बस को ट्रायल के लिए लिया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बस का ट्रायल करना जरूरी है। हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है, जिसमें भारत को डीकार्बोनाइजेशन टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। और अब बात देश के नाम दर्ज हुए एक रिकॉर्ड की। 26 मई को मुद्रा पोर्ट ने अब तक के सबसे बड़े कंटेनर जहाज को डॉक किया। एमएससी अन्ना नाम के इस जहाज की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 फुटबॉल के मैदान के बराबर इसका क्षेत्रफल है। किसी भारतीय बंदरगाह पर खड़े होने की क्षमता के हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। इस उपलब्धि को हासिल करके मुद्रा बंदरगाह ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। भारत के समुद्री उद्योग के विकास में 26 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है।
देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक मुंद्रा पोर्ट ने सबसे बड़े कंटेनर जहाज को डॉक कर रिकॉर्ड कायम किया है। किसी भारतीय बंदरगाह पर खड़े होने की क्षमता के हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। देश की सबसे बड़ी पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ ने विशाल कंटेनर जहाज MSC अन्ना का स्वागत किया। जहाज MSC अन्ना ने 26 मई को मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाला और इसी के साथ मुंद्रा पोर्ट ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया। MSC अन्ना जहाज की कुल लंबाई करीब 399.98 मीटर है। ये 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी क्षमता 19,200 TEU है। एक कंटेनर की लंबाई 20 फुट होती है। इस लिहाज से जहाज की क्षमता 3,84,000 कंटेनर की है और इसका आगमन ड्राफ्ट 16.3 मीटर है। जानकारी के मुताबिक भारत में ऐसा कोई और बंदरगाह नहीं जो 16 मीटर से ज्यादा ड्राफ्ट वाले जहाज को खड़ा कर पाए। किसी जहाज का समुद्री ड्राफ्ट ये बताता है कि पानी में उसकी गहराई कितनी है। जहाज पर जितनी तादाद में और जितना ज्यादा भारी सामान होगा वो पानी में उतना ही गहरा होगा। मुंद्रा पोर्ट करीब 35,000 एकड़ में फैला देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। मुंद्रा पोर्ट पर इस विशाल कंटेनर शिप ने करीब 12,500 TEU का कार्गो एक्सचेंज किया, जो कि मुंद्रा पोर्ट की कार्गो कैपेसिटी दर्शाता है। MSC अन्ना को डॉक करा के मुंद्रा पोर्ट ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। जुलाई 2023 में अदानी पोर्ट्स मुंद्रा ने दुनिया के सबसे लंबे कंटेनर जहाजों में से एक MV MSC हैम्बर्ग को लंगर डालने की सुविधा देकर रिकॉर्ड बनाया था। इस जहाज की कुल लंबाई 399 मीटर और क्षमता 16,652 TEU है। इस उपलब्धि ने बता दिया कि भारत का ये बंदरगाह दुनिया के किसी बड़े बंदरगाह से कम नहीं। इसकी विशाल कंटेनर हैंडलिंग क्षमता दुनिया के किसी भी बड़े बंदरगाह से कम नहीं है और अब MSC अन्ना का आगमन भारत के समुद्री उद्योग के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव का रण अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। 1 जून को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी, रविशंकर प्रसाद, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, विक्रमादित्य सिंह, कंगना रनौत सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अपने अपने दलों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज काशी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार करेंगे। वे वाराणसी में 3 चुनावी बैठकों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के आला नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश में 3 जगह रैलियां करने वाले हैं, जिसमें कुशीनगर, बलिया और चंदौली क्षेत्र के गोसाईपुर में उनकी रैलियां होंगी। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में बख्तियारपुर, पालीगंज, जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी आज हिमाचल के कांगड़ा में रैली करेंगी। और अब लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में आइए डालते हैं नजर किसी महान व्यक्ति के विचार पर। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा पर विश्वास नहीं कर सकते, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके खास कार्यक्रम लंच टाइम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।